जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया चैप्टर लेकर, चैप्टर 3 टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एमएम एकेडमी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी क्या है? तो ये एक इंटर रिलेशन है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। लेकिन कहां पर? जमीन पर। इसीलिए उसको टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी कहा जा रहा है ना। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी क्या है? ये एक इंटर रिलेशन है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। कहां पर? जमीन पर, लैंड पर। उसे हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। समझ में आया? अभी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना, इसे मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूं। कौन से 3 भागों में डिवाइड करता हूं? मैं डिवाइड करता हूं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और डेजर्ट इकोसिस्टम में। तो आज के इस वीडियो में हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा है। तो इसीलिए तीनों हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, तो 2 पार्ट इसके बनेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो उसको कवर करेंगे, फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे, पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो हम कवर करेंगे। देन उसके बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ। अब देखिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर जाने से पहले फॉरेस्ट किस प्रकार के होते हैं, वहां पर क्या क्या पाया जाता है, किस तरीके से फॉरेस्ट होते हैं, ये सब जानने से पहले हमें थोड़े जोन पता रहना चाहिए। क्या है कि मैं जड़ से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बस इंफॉर्मेशन फीड करता रहूं और फिर आपको याद करना पड़े। मैं चाह रहा हूं कि आपको याद ही ना करना पड़े, आपके दिमाग में इस तरीके से वो बैठ जाए कि आप सिर्फ उसका लैटिट्यूड देखकर बता पाओ कि यार यहाँ पर क्या होता होगा। ज्योग्राफी भी हमने इसी तरीके से कवर किया था। ज्योग्राफी में भी हमने फॉरेस्ट के बारे में जाना था, है ना। तो मैं चाहता तो यहाँ पर आपको बता सकता था कि यार फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है, आप फॉरेस्ट के जितने भी हमारे वीडियोस है ज्योग्राफी के, वो रेफर कर लो और बात खत्म करो। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पर भी एनवायरमेंट में भी आपको वो चीजें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हर जगह से कुछ ना कुछ नया निकलता है ना। तो अगर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से याद है तो फिर यहाँ पर आपका रिवीजन ही हो जाएगा, अगर आपने वो कोर्स देखा है। अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा है तो यहाँ से फिर आप ज्योग्राफी देखोगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगी, है ना। तो इसलिए डबल ऑफर जो है, उस तरीके से मैं यहाँ पर फिर से पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो कवर करने वाला हूँ। तो इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जड़ से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो अभी आपको पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जोन जो है उसको समझ लेते हैं। जोन आप सभी को पता ही है, लेकिन स्टिल हम यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेटर जो है वो देखने को मिलता है। आप देखिए, इक्वेटर जो है वो कहाँ कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, देन यहाँ से जा रहा है ना। इस तरीके से इक्वेटर जो है पास होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, ठीक है। कैप्री मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में, कैप्री कैप्री जो होती है, लड़कियां कैप्री पहनती है ना, कहाँ होती है? पैर में, पैंट है वो कैप्री, है ना। तो इसलिए कैप्री मतलब नीचे, पैंट कहाँ पहनते हैं? नीचे। तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हो गया कैंसर, बराबर है। तो यहाँ पर कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। तो कैंसर अगर हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ से जाता है? यहाँ से जाते हुए दिखता है, यहाँ से जाते हुए दिखता है, यहाँ से जाते हुए दिखता है, यहाँ से जाते हुए दिखता है। देन उसके बाद अगर कैप्रिकॉर्न देखते हैं तो यहाँ से जाते हुए दिखता है, यहाँ से जाते हुए दिखता है, यहाँ से जाते हुए दिखता है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों जाते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? तो हमें अफ्रीका खंड ये देखने को मिलता है जहां से तीनों पास होते हैं। ये क्लियर है। अब जोन कैसे है? देखिए, क्या है कि इक्वेटर से 30 एंड 30 ऊपर और नीचे, नॉर्थ एंड साउथ, अगर हम 30-30 डिग्री देखते हैं तो हमें ट्रॉपिकल जोन देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, जहां पर अच्छा खासा, क्योंकि इक्वेटर रीजन अगर हम देखें तो इक्वेटर रीजन में हमने देखा हुआ है, थोड़ा ज्योग्राफी रिकॉल कर लेते हैं। इक्वेटर में हमने देखा हुआ है क्या होता है, इक्वेटर में बहुत धूप गिरती है, क्योंकि जो सनरेज है सीधे परपेंडिकुलर रहते हैं, है ना। तो बहुत धूप गिरती है। बहुत धूप गिरने की वजह से क्या होता है? इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होता है। इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? हर दोपहर में, मतलब समझ लीजिए 3-4 बजे के आसपास, हर रोज वहां पर बारिश जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। इतना क्लियर है। अब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो ट्रॉपिकल जोन आता है। इधर भी ट्रॉपिकल जोन है, इधर भी ट्रॉपिकल जोन है। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी धूप जो है वो हमें देखने को मिलती है। अच्छी खासी धूप होगी तो अच्छा खासा इवेपोरेशन होगा, अच्छा खासा इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पर भी बरसात जो है वो होने वाली है। लेकिन क्या होता है,
यहाँ पर फिक्स्ड पीरियड की बरसात हमें देखने को मिलती है कि भैया ये पीरियड है, ये महीने हैं, इसमें बरसात जो है वो आएगी ही आएगी। क्लियर है। अब थोड़ा और अगर हम दूर जाते हैं तो हमें टेम्परेट जोन जो है वो देखने को मिलता है। ऊपर भी टेम्परेट जोन है, नीचे भी टेम्परेट जोन है। मतलब 60-60 अगर हम जाए तो वहां पर 60-60 वो वाले 60-60 नहीं, 30 का पैक बनाओ, 60 का पैक बनाओ, हाँ ये 60 अलग है, ठीक है। तो 60-60 में अगर हम जाते हैं तो हमें टेम्परेट जो है वो देखने को मिलता है, टेम्परेट, ठीक है। ये अलग तरीके का, ये मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज बोलिए, मेडिटेरियन क्लाइमेट बोलिए, यूएसए है, कनाडा है ना, तो वो जो जगह हैं वो हमें यहाँ पर टेम्परेट जोन में देखने को मिलते हैं। जो मतलब होता है ना यार, ठंडा ठंडा भी है, मतलब ठंडी ठंडी हवा है, धूप जो एकदम ज्यादा नहीं हो रही है, मस्त ठंडा ठंडा, मजा आ रहा है। अगर धूपकाले में भी ऐसा एकदम खतरनाक ही टेम्परेचर नहीं जा रहा है, जबरदस्त तरीके से रह रहा है। और फिर आता है पोलर जोन। पोलर जोन मतलब भाई साहब एकदम ही खतरनाक ठंडा, एकदम ही जबरदस्त ठंडा, ठीक है। तो इस तरीके से जोन्स आपको यहाँ पर पता रहने चाहिए। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ट्रॉपिकल जोन, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, बढ़ता जाता है, लेस कम होता जाता है। तो ट्रॉपिकल जोन से टेम्परेट जोन में टेम्परेचर कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, कम रहेगा। टेम्परेट से पोलर में बहुत ही कम रहेगा, है ना। तो ये आपको जोन समझ में आ गए। अब दूसरी चीज है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट मतलब बेसिकली क्या, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रीज की, प्लांट्स की, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ठंड चाहिए होती है ना भैया ना। उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, उनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है पानी, उनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है रेन, है ना। लेकिन रेन जो है वो भी एक स्पेसिफिक इसका चाहिए होता है कि यार बहुत ही अगर ज्यादा आ जाए तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है ना। और बहुत ही अगर कम हो, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर बर्फ में उग सकता है क्या पेड़, पानी में पेड़ जो है वो उग सकता है ना, है ना। अब हम एकदम उसमें नहीं जाएंगे कि अरे वहां पे भी तो उगाने की आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, वो सब छोड़ो। लेकिन मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, या फिर जैसे जैसे हम इक्वेटर से नीचे जाते हैं, तो मतलब एक तो टेम्परेचर कम होता जाता है ही, लेस होता जाता है, वैसे वैसे ही जो ट्रीज है उनकी भी क्षमता कम होती जाती है, ज्यादा होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि जो ट्रीज है उनकी भी क्षमता कम होती जाएगी ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड जो है वो बढ़ती जाएगी, ठंड बढ़ती जाएगी, तो जो ट्रीज है उनकी भी क्षमता कम होती जाएगी। ठंड की वजह से क्या, नहीं भैया पानी की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ पर देखिए, हम उस टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जा रहे कि यहाँ पर प्लांट्स रह सकते हैं, वहां पर ट्रीज रह सकते हैं, यहाँ पर भी उगते हैं, हिमालय पर भी उगते हैं, यहाँ पर भी, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा याद रखने के लिए ये कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि आपको याद रहे कि कहां पर किस टाइप का फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, वो याद रहे, इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको नॉन टेक्निकल एग्जांपल के तौर पर भी आप ले सकते हो। क्या है, हमें याद, मेन चीज है हमें याद रखना है। हमें एग्जाम में सोचना चाहिए कि भाई ये इस तरीके से है ना। तो उसको याद रखने के लिए कुछ हमें ट्रिक्स एंड टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, जिसमें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया। मतलब हमें ये एक फंडा याद रखना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इक्वेटर से, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, एंड प्लांट्स की क्षमता जो है वो भी कम होती जाएगी। क्लियर है। तो अब इतना आपको समझ में आ गया। अब हम यहां पर देखते हैं कि अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड वेरिएशन जो है, ये डिफरेंसेस जो है क्लाइमेटिक पैटर्न में कॉज करता है। ये हमने ज्योग्राफी में देखा हुआ है। क्लियर है। तो अब यहां पर हम आते हैं अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पर। तो जो फॉरेस्ट है उनके भी टाइप जो है वो आपको पता होंगे ही। जैसे कि रेन फॉरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। रेन फॉरेस्ट मतलब क्या है भैया, खतरनाक तरीके का। रेन की जब बात हो रही है भैया, मूसलाधार पाउस आना चाहिए, मूसलाधार बारिश आनी चाहिए, खतरनाक तरीके की बारिश आनी चाहिए। रेन फॉरेस्ट उसमें सरवाइव करेगा। खतरनाक तरीके की बारिश कहां होती है, कहां होती है, जहां सनरेज परपेंडिकुलर हो, जहां इवेपोरेशन खतरनाक तरीके का हो, जहां पर हर दोपहर में बारिश आती हो। कौन सा है, इक्वेटर रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, है ना। तो वहां पर हमें रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन लेकिन कोई कोई जगह ऐसी भी हो सकती है जहां जो इक्वेटर लाइन पर नहीं है, लेकिन स्टिल वहां पर बारिश बहुत ही खतरनाक गिरती है। मतलब क्या है, मतलब ये समझ में हमें आ गया कि भैया रेन फॉरेस्ट का मतलब है कि जहां पर खतरनाक तरीके की बारिश जो है वो गिरती है। खतरनाक तरीके की बारिश मोस्टली जो इक्वेटोरियल पट्टा है वो हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अब पतझड़ का मौसम,
पतझड़, डेसिडियस, डेसिडियस मतलब जहां पतझड़ हो रहे हैं, जहां पत्ते जो है वो सूख कर पेड़ को छोड़कर नीचे गिर जाते हैं, वो डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब जहां पर बरसात जो है वो हल्की हल्की मीठी मीठी बरसात जो है वो होती है, वहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना कैसे हमें कनेक्ट करना है? ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि कैसे जोन से हमें कनेक्ट करना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम जो टाइप है फॉरेस्ट के वो जब नजर डालते हैं तो हमें सबसे ऊपर बर्फीली एरिया में क्या फॉरेस्ट देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। किस तरीके का फॉरेस्ट? तो यहाँ पर हमें बेसिकली फॉरेस्ट बोलने के बजाय हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर हमें टाइगा एंड टुंड्रा वो देखने को मिलता है। जी हाँ, टुंड्रा एंड टाइगा वो देखने को मिलता है। तो अगर हम ये वाला देखते हैं, ये वाला जो आपको कलर में नजर आ रहा है, ये है यहाँ पर टुंड्रा। देन जो वॉयलेट इसमें नजर आ रहा है वो है टाइगा। इस तरीके से हमें क्या है हम देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देन उसके बाद जो डेजर्ट है वो भी हमें देखने को मिलता है। डेजर्टिक एरिया आप सभी को पता है ना? ये डेजर्टिक एरिया, ये पूरा सहारा डेजर्ट है। इंडिया जो है वहां पर भी हमें देखने को मिलता है डेजर्ट, है ना? थार डेजर्ट जो है। तो इस तरीके से डेजर्टिक एरिया जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ जो ग्रासलैंड है वो भी हमें देखने को मिलता है। ये आप देखोगे ग्रासलैंड मतलब जहां पर हरी हरी घास वो उगती है, तो ग्रासलैंड जो है वो भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रासलैंड के नाम है, जो हम ग्रासलैंड जब इकोसिस्टम देखेंगे तो उसमें ग्रासलैंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन रेन फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिलता है। आप देखिए रेन फॉरेस्ट कहाँ पर स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है? इक्वेटर जहां से जाता है स्पेसिफिकली रेन फॉरेस्ट वहीं पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से ऐसी जाती है ना, तो स्पेसिफिकली आप देखोगे तो जो रेन फॉरेस्ट है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? जहां से इक्वेटर जा रहा है। बट ऑब्वियसली वहां पर बहुत रेन पड़ रहा है, बहुत बारिश हो रही है, तो इसलिए वहां पर रेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ जो हिस्से हैं इंडिया के, इंडिया में से भले इक्वेटर नहीं जा रहा हो, लेकिन स्टिल इंडिया में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर हमें रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है आगे हम देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे कैसे हम ऊपर जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर मतलब इधर साइड अगर आप देखोगे तो ड्राइनेस इंक्रीज होती जा रही है, इधर साइड ड्राइनेस इंक्रीज हो रही है, जैसे बारिश कम 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 हो रही है। और ये जो है ये टेम्परेचर जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेस हो रहा है ना? तो यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बहुत बारिश है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर भी है, तो ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन जो ये हमने देखा था, तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसमें हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। बराबर है? टेम्परेट जोन है उसमें टेम्परेट फॉरेस्ट हमें देख, क्योंकि नाम आएंगे, टर्मिनोलॉजी आएगी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, तो आपको पता रहना चाहिए टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट जोन में रहेगा उसको टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जोन में रहेगा उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि उनका कुछ फीचर है कि वहां बारिश होती है, बरसात होती है, पानी, टेम्परेचर, है ना, ये सारी चीजें। क्लियर है? देन उसके बाद ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट जोन हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पर बोरल फॉरेस्ट, ऊपर सबसे ऊपर टुंड्रा, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ना? इधर ग्रासलैंड हमें देखने को मिलता है। डेजर्ट, अगर पानी बहुत ही कम है तो डेजर्ट हो जाएगा, पानी अगर गिर ही नहीं रहा है, बरसात हो ही नहीं रही तो डेजर्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी डायग्राम है जहां से हम सीधा रिकॉल कर सकते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले आप ये डायग्राम देख सकते हो फटफट रिकॉल करने के लिए। अब यहाँ पर हम आते हैं टुंड्रा पर। टुंड्रा, टुंड्रा का मतलब होता है भाई साहब बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब जहां उपज नहीं हो सकती है, बिना उपजाऊ वाली जमीन, उसको हम कहते हैं बैरन लैंड, मतलब टुंड्रा। सिंस दे आर फाउंड वेयर एनवायरमेंटल कंडीशन जो है काफी सीवियर होती है, काफी सीवियर होती है। दो टाइप की टुंड्रा है, एक आर्कटिक है, एक अल्पाइन है। आर्कटिक मतलब क्या है कि ऊपर साइड जहां पर आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है ना? तो कहाँ यार यहाँ पर कुछ उगेगा, कहाँ पर कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो टुंड्रा का मतलब होता है बैरन लैंड भाई साहब, वहां पर मतलब खतरनाक, छोड़ ही दो, मतलब छोड़ ही दो, उम्मीद ही छोड़ दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो आर्कटिक टुंड्रा जो है कंटिन्यूअस बेल्ट बिलो पोलर आइस कैप, जो पोलर आइस कैप है जो पूरा आइस से भरा हुआ है उससे जस्ट बिलो वाली, है ना? और उसी के साथ ये नदन जो कनाडा है, अलास्का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलास्का हमें देखने को मिलता है। कनाडा का जो पट्टा है ऊपर वाला वो देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रीनलैंड जो है वो पट्टा देखने को मिलता है ना? रशिया का जो नदन पार्ट है वो हमें देखने को मिलता है। साउथ पोल जो है टुंड्रा जो है वेरी स्मॉल, सिंस मोस्ट ऑफ कवर्ड जो है ओशन से रहता है, इसलिए सदर्न जो है वो समझ लो कि साउथ पोल जो है वहां पर पूरा आइसी आइस भरा हुआ है, इसलिए वहां पर हमें इतना देखने को नहीं, बहुत ही कम पैचेज जो है वो देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया आपको ये क्या है? ये है टुंड्रा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम टुंड्रा के बारे में जब फ्लोरा एंड फौना के बारे में देखते हैं तो टिपिकल वेजिटेशन जो है आर्कटिक टुंड्रा की इस कॉटन ग्रास, कॉटन ग्रास होती है, सेजेस होते हैं, ड्वार्फ एल्म, विलोज, बिर्चेस,
लिचेंस। एनिमल में अगर हम देखते हैं तो रेनडियर, है ना, उसी के साथ साथ मस्कॉक्स, आर्कटिक हेयर, कैरीबोस। अब देखिए क्या है कि इनको सरवाइव करना है बर्फ जैसी कंडीशन में, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में उनको सरवाइव करना है। जब सरवाइव करना है तो वो ब्लैंकेट ले सकते हैं क्या पे कि नहीं नहीं हमको ब्लैंकेट चाहिए भैया, ठंड गर्मी आएगी, नहीं, उनको नेचर नहीं दिया हुआ है। नेचर ने बोला है तुम वहां रहते हो ना, तुमको वहां सरवाइव करना है, तो एक काम करो, तुम्हारे ऊपर इतने हम बाल दे देंगे, इतने बाल दे देंगे कि वही तुम्हारा कोट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना कोड जो है वो यहाँ पर रहता है बालों का, जिससे कि वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। तो ये हमें टुंड्रा जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी उसमें भी ये सब हमने वहां पर भी देखा हुआ है। अगर हमने ज्योग्राफी का कोड जो है वो देखा है तो वहां पर भी हमने ये सारी चीजें कवर की हुई है। मोस्ट ऑफ देम यहाँ पर लॉन्ग लाइफ जो है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे आर्कटिक विलो जो है उसका लाइफ स्पैन 150 से 300 ईयर्स का है, ठीक है। वो प्रोटेक्टेड रहते हैं चिलनेस से, क्योंकि थिक यहाँ पर जो हेयर है उनके हमें देखने को थिक हेयर होते हैं। मैमल जो है टुंड्रा रीजन के लार्ज बॉडी साइज होती है, स्मॉल टेल होती है, स्मॉल ईयर्स होते हैं, जिससे कि लॉस ऑफ हीट जो है वो यहाँ पर अवॉइड हो सके, ठीक है। हीट जो है वो ना जाए, हीट जितनी ज्यादा जाएगी उतना वो कूल होते जाएंगे, है ना। हीट उनके अंदर रहना चाहिए, हीट रहेगी तो ही वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इंसेक्ट जो है शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है और फेवरेबल पीरियड जो ईयर का उसमें कंप्लीट होता है। तो ये कुछ फीचर्स है। ये फीचर्स इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं क्योंकि प्रीलिम्स में सीधे इसमें स्टेटमेंट उठाकर पूछे जा सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट उठाकर प्रीलिम्स में पूछ लेंगे, तो सभी इंपॉर्टेंट है सभी। और लॉजिक है इसमें, कुछ ऐसा नहीं कि तुमको बहुत ही तूफान तरीके की कोई चीज याद रखना है, सब लॉजिक है, याद नहीं भी रखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम इसमें कॉम्प्लेक्स जो असेंबलीज है डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज का, वो हमें देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप की डिफरेंट कम्युनिटीज। अब यहाँ पर बेसिक हम फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर हरियाली है, जहाँ पर हरी हरी घास, हरे हरे पेड़, हरे हरे पैरट, मिट्टू, पोपट, वो सब देखने को मिलेंगे। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स असेंबलीज होता है अलग अलग टाइप की बायोटिक कम्युनिटीज का। ऑप्टिमम कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर बोलिए, ग्राउंड मॉइस्चर बोलिए, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट कम्युनिटी को एस्टेब्लिश। क्या चाहिए होता है, तो टेम्परेचर, सही तरीके का टेम्परेचर रहे, उसी के साथ साथ मॉइस्चर जो है, क्योंकि वहां पकड़ने के लिए सॉइल में मॉइस्चर रहेगा तो ही यहाँ पर सब हो पाएगा। जो सॉइल है उसका नेचर किस तरीके का है, अगर सॉइल उपजाऊ है तो फिर वहां पर फॉरेस्ट जबरदस्त उगेगा, लेकिन अगर वो उपजाऊ नहीं है तो फिर कैसे उगेगा, है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे है, लोकल टोपोग्राफी कैसी है ना, ये सब डिटरमाइन करते हैं कि ट्रीज किस तरीके से रहेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, है ना। फॉरेस्ट जो है वो एवरग्रीन भी रह सकते हैं, डेसिडियस भी रह सकते हैं। एवरग्रीन मतलब जो हमेशा हरे हैं, उनको कोई हरियाली से रोक नहीं सकता है, पूरे पत्ते 12 महीने हरे हरे रहेंगे। और डेसिडियस मतलब जो पतझड़ हमें देखने को मिलता है, जहां पर पत्ते जो है वो सूख जाते हैं, एक टाइम पीरियड आता है जहां सूख जाते हैं और फिर पत्तों को, पेड़ को छोड़ना पड़ता है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहां पर ये बताते हैं कि जो आपकी स्ट्रेटेजीज पुरानी हो गई है, जैसे होता है ना कि हम अगर कंटिन्यूसली फेल होते रह रहे हैं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा है, कोई स्ट्रेटेजी हमने बनाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, कोई भी एग्जाम क्लियर, तो हम अगर उसी को स्टिक रहते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे कि पेड़ जो है वो भी जो पुराने पत्ते हो चुके हैं उनको चला जाता है और फिर नए पत्ते वहां पर आते हैं। तो इसलिए क्या है कि हमें भी जो पुराने हमारे स्ट्रेटेजीज, अगर उसे सफलता नहीं मिल रही तो पुराने स्ट्रेटेजीज को छोड़कर नई स्ट्रेटेजीज को अपनाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज काफी अच्छे तरीके से डिसीडियस फॉरेस्ट सिखाता है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है उनको हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को 3 मेजर, हाँ कौन से, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, देन टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन में हमें देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल जोन में, याद कीजिए ट्रॉपिकल 30-30 डिग्री, है ना, 30-30 ml। देन उसके बाद टेम्परेट मतलब 60-60 ml एंड कॉनिफेरस, मतलब कॉनिफेरस हम देखेंगे अभी कहां पर आता है। टेम्परेट फॉरेस्ट अगर हम देखें तो उसे भी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। तो ये 3 भागों में इसको भी हम डिवाइड करते हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसे हम बोरेल फॉरेस्ट जो है वो भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो कोल्ड रीजन जो है, कोल्ड रीजन, ठीक है, वहां पर ये फॉरेस्ट होते हैं। वहां पर ठंडे रीजन में फॉरेस्ट ऐसे कैसे, लेकिन ठंडे रीजन में जो फॉरेस्ट आ रहे हैं उसमें भी रेनफॉल जो है वो हाई रहना चाहिए। पानी की आवश्यकता है यार, पानी की आवश्यकता है। विथ हाई रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट्स
with long winters and short summers are characterized by boreal coniferous forest। समझ में आ गया? लॉन्ग विंटर है, शॉर्ट समर है, लेकिन बारिश अच्छी खासी है, कोल्ड रीजन है, वहां पर हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? ये पूरा जो हरा हरा आपको नजर आ रहा है, ये पूरा कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। और क्या फीचर्स है इसके? इसे कैरेक्टराइज किया गया है बाय एवरग्रीन प्लांट स्पीशीज, जैसे कि स्पूर्स हो गए, फिर हो गए, पाइन ट्री हो गई। देखिए क्या होता है, कभी कभार आपको आता है कि ये जो ट्रीज है, ठीक है, ट्रीज के नाम दे देंगे, ये ट्रीज हमें कौन से टाइप के फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी पता रहना चाहिए कि कौन से ट्रीज कौन से फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। एंड बाय एनिमल्स, जैसे कि लाइनिक्स हो गया, वुल्फ हो गया, बियर हो गया, रेड फॉक्स हो गया, है ना, पॉर्क्यूपाइन हो गया, स्क्विरल हो गए, एम्फीबियंस जैसे हाइला हो गया, राणा हो गया, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉनिफेरस फॉरेस्ट के। बोरेल फॉरेस्ट, सॉइल, अब वहां पर सॉइल कैसी होती है, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पर देख लिया फ्लोरा फोना किस तरीके का है, सॉइल कैसी होती है, वहां पर कैसे उपज कैसे होती है यार, ये भी तो एक मेन मतलब खतरनाक तरीका है ना। ठंडा है यार, ठंडा है, गर्मी नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, स्टिल वहां पर हमें फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे, बोरेल फॉरेस्ट जो है, यहाँ पर सॉइल कैसी होती है, कैसे उपजाऊ है क्या, ये कैरेक्टराइज किया जाता है थिन पॉडजोल्स आर रैदर बुअर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेदरिंग जो है रॉक्स की slowly in the cold environment and because litter derived from conifer needle leaf is decomposed very slowly and not rich in nutrients। मतलब यहाँ पर हमें पता क्या चलता है, सॉइल जो है, सॉइल ये न्यूट्रिएंट में रिच नहीं है भाई साहब, न्यूट्रिएंट में रिच नहीं है, यहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट अच्छे खासे पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर खासियत क्या है, यहाँ पर खासियत यह है कि निडल लीफ, जो निडल टाइप की लीफ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, निडल टाइप की लीफ, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ से लेने लायक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देन ये जो सॉइल है ये कैसी होती है, ये एसिडिक होती है एंड आर मिनरल डिफिशियंट। हमने न्यूट्रिएंट्स देखे कि न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं सॉइल में, तो मतलब मिनरल्स रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, डेफिशिएंट रहती है उसकी, एसिडिक रहती है, ठीक है, एसिडिक रहती है यहाँ की सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, सीधा आता है कि सॉइल इन द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड टू बी बेसिक इन नेचर, लेकिन एसिडिक इन नेचर में होती है। क्यों? क्योंकि लार्ज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है विदाउट सिग्निफिकेंट काउंटर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ इवेपोरेशन। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली पानी जो है, पानी अगर बह रहा है तो अगर उस पर टेम्परेचर आता है, धूप गिरती है, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा, बराबर है। लेकिन जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वो कहाँ पर होते हैं, वो टेम्परेट से ऊपर रीजन है ना, मतलब ऊपर का जो रीजन है वहां पर हमें देखने को मिलता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जहाँ पर ठंड है बहुत ज्यादा, जहाँ पर समर सीजन जो है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, विंटरी सीजन बहुत लंबा है, तो वहां पर इवेपोरेशन उतना तेजी से हो पाएगा क्या, इवेपोरेशन हो पाएगा कि इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। इवेपोरेशन ना रहने से पानी वहीं के वहीं भरा रहता है, पानी वहीं के वहीं भरा रहेगा तो भैया लीचिंग याद कीजिए, पानी वहीं के वहीं भरा रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स आएंगे क्या, नहीं, नीचे का जो पूरा वेस्ट मटेरियल है वो भी वो सोख लेगा पूरा का पूरा अपने पास, इससे वो न्यूट्रिएंट बनते ही नहीं है वहां पर। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी जो है बोरल फॉरेस्ट की काफी लोअर होती है, ठीक है। बाकी अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम से देखते हैं तो ये जो फीचर्स है ना, ये फीचर्स ये भैया आपको अंदर आपके दिमाग में गांठ बांध लेना इन चीजों का, तो जितना लॉजिकल तरीके से याद रख सके उतना लॉजिकल तरीके से मैंने आपको याद रखने की जो टिप्स है वो यहाँ पर दी है। अब हम आते हैं टेम्परेट रीजन पर। टेम्परेट रीजन मतलब क्या है, अब थोड़ा हम नीचे आ रहे हैं, टेम्परेट वाला पट्टा 60 ml वाला पट्टा, 60 ml टेम्परेट, ठीक है, वहां पर हम आ रहे हैं। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पर पतझड़ है ना, मतलब यहाँ पर क्या है जो अपने पत्ते छोड़ देता है, तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो हरा हरा आपको नजर आ रहा है, ये हरा हो गया, ये वाला पट्टा हो गया, ये वाला पट्टा हो गया टेम्परेट रीजन, ये वाला पट्टा हो गया, ये वाला पट्टा हो गया, ये वाला पट्टा देखिए, ये वाला पट्टा देखिए, याद कर रहे कौन सा पट्टा है। अगर आपने अच्छे तरीके से, आपको ज्योग्राफी पता होगी, हमारे भारत ऊपर का रीजन, तो आपको ये पता रहेगा, इतनी हिंट दे दी यार मैंने। चलिए टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट समझ में आ गया कहाँ पर है, आपको एरियाज पता चल गया। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब कौन से फॉरेस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब थोड़े फीचर्स खुद सोचकर देखिए क्या हो सकते हैं फीचर्स। एक तो ठंडी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, लेकिन जो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है उससे कम रहेगी,
बराबर है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स जो एकदम ही वो डेफिसिट था, न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं रहे थे, इवेपोरेशन हो ही नहीं रहा था, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा हम थोड़ी इतनी सख्ती नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर क्या थोड़ा सख्त जो है सख्ती थोड़ी कम कर देंगे, है ना यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा अब यहाँ पर इवेपोरेशन भी होगा, थोड़ा यहाँ पर न्यूट्रिएंट जो है वो भी मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो एकदम ही खतरनाक तरीके से जो मतलब एकदम ही जमीन जो है वो बैरन टाइप की हो रही थी, अब यहाँ पर क्या होगी, जमीन थोड़ी थोड़ी अब यहाँ पर बाकी जो चीजें हैं उनमें भी थोड़ी हंसेगी, उनके लिए भी थोड़ी स्माइल करेगी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, इनको कैरेक्टराइज किया जाता है मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट, एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है यहाँ पर कि विंटर एकदम ही ज्यादा है, समर एकदम ही कम है, इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट और ब्रॉड लीफ डिसिडियस ट्रीज। अब यहाँ पर ब्रॉड लीफ मतलब क्या है, जाड़े पत्ते होते हैं, ब्रॉड पत्ते होते हैं। कॉर्निफेरस के हमने देखे हैं कि एकदम नीडल लाइक थे, यहाँ पर ब्रॉड पत्ते हमें देखने को मिल रहे हैं। पन्ने जो होते हैं, लीफ जो होती है ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड होगी, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ज्यादा पानी जो है वो जमा करके रख सके, ज्यादा पानी जमा करके रख सके, है ना। तो ये क्या है, ब्रॉड लीफ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या होते हैं ये जो पत्ते हैं, पत्ते देखे होंगे ना आपने मोहब्बतें पिक्चर में, तो कितने सारे पत्ते उड़े थे यार, मोहब्बतें पिक्चर जब आई थी, बहुत सारी इसमें देखने को मिलते हैं। पत्ते जो ऐसे उड़ते रहते हैं, सूखे पत्ते, इतने जाड़े पत्ते रहते हैं, उसमें तो लव लेटर वर्ड लेटर लिख के भेजे हैं कितने लोगों ने, पिक्चरों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो लीव्स है ये सूख जाते हैं, फिर पतझड़ हो जाता है, फिर नए जो पत्ते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। प्रेसिपिटेशन जो है फेयरली यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, यूनिफॉर्म, अच्छा खासा यूनिफॉर्म तरीके से हमें देखने को। सॉइल जो है ये पैडजोलिक होती है, फेयरली डीप होती है, ठीक है। तो पोडजोलिक और फेयरली डीप इस तरीके की सॉइल जो है वो हमें देखने को मिलती है। वो अगर हम देखें कॉर्निफेरस के न्यूट्रिएंट बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट रिच नहीं थी, मिनरल डेफिशिएंट हमें देखने को मिलती थी। यहाँ पर पॉडजोलिक है और फेयरली डीप जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो सॉइल का डिफरेंस जो है वो भी आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पर, जो हमेशा हरे रहेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर गर्माहट ज्यादा रहेगी क्योंकि एवरग्रीन है, तो गर्माहट ज्यादा रहेगी। यहाँ पर बारिश जो है वो भी कंपेरेटिवली हमें ज्यादा देखने को मिलेगी डिसिडियस के कंपैरिजन में। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर हम देखते हैं, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, याद कीजिए ज्योग्राफी के लेक्चर्स जहां हमने अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है उसको कवर किया था, है ना। तो इसमें देखिए जैसे मैंने आपको बोला वार्म रहेगा तो ही प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा तो बारिश जो है वो ज्यादा आएगी। तो वार्म है, ड्राई समर एंड कूल एंड मॉइस्ट विंटर। तो यहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट याद कीजिए, वहां पर क्या होता है, ठंडकाले में बारिश आती है ना। ये कॉमनली लो ब्रॉड लीव जो है एवरग्रीन ट्रीज वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब लो ब्रॉड, इतनी भी ज्यादा ब्रॉड जो है वो नहीं होते। फायर ये इंपॉर्टेंट हजार्डियस फैक्टर है इस इकोसिस्टम में। एडाप्टेशन ऑफ प्लांट अनेबल देम टू रीजनरेट क्विकली आफ्टर बीइंग बर्न। तो जैसे वो बर्न होते हैं वैसे रीजनरेट खुद को अपने आप फास्ट कर लेते हैं। देन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो है एग्जिबिट्स मार्क्ड सीजनलिटी विद रिगार्ड टू टेम्परेचर एंड रेनफॉल। मतलब यहाँ पर क्या है, रेनफॉल काफी हाई रहेगा। रेन फॉरेस्ट की जब बात हो रही है भाई साहब, रेन जो है वो कम रहेगा, क्या रेन खतरनाक रहेगा। फॉग मे बी वेरी हैवी, है ना, इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का देन रेनफॉल इटसेल्फ। मतलब यहाँ पर फॉग जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफ वाटर का रेदर देन रेनफॉल इटसेल्फ। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी चीज है, सीधी एग्जाम में आ सकती है। इसमें बायोटिक डाइवर्सिटी जो है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हाईली एज कंपेयर टू अदर टेम्परेट फॉरेस्ट। हाउएवर डाइवर्सिटी जो है प्लांट्स के, एनिमल्स की मच लो है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल लेवल पे तो डाइवर्सिटी बढ़नी। जैसे देखिए क्या है, ये भी एक चीज आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे हमने ये देखा था ऊपर गए थे, है ना, हम यहाँ पर क्या किए थे, हम यहाँ पर गए थे ऊपर, यहाँ से इक्वेटर से हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा था, टेम्परेचर कम होता जा रहा था, है ना। और उसी के साथ साथ जो प्लांट्स है उनकी जो कैपेसिटी है, तादाद है, वो भी यहाँ पर कम होती जा रही थी। लेकिन जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब क्या है, विभिन्नता, अलग अलग तरीके के प्राणी, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, अलग अलग स्पीशीज, तो ये जो है डाइवर्सिटी ये भी कम होती जाती है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे डाइवर्सिटी भी कम होती है। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टेम्परेट रीजन जो है उसके बारे में देख रहे हैं। तो टेम्परेट का हमने पहले डिसिडियस देखा, देन एवरग्रीन देखा, देन रेन फॉरेस्ट वहां पर हमने देखा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो रेन फॉरेस्ट है भली वहां पर रेन फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी रहेगी, लेकिन ट्रॉपिकल जोन से
डाइवर्सिटी कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? कम रहेगी। जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, है ना, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेनफॉल बढ़ेगा, सिस्टम जो है पूरा सिनारियो वो काफी सुटेबल रहेगा जो डाइवर्सिटी है उसके लिए। तो काफी सारी डाइवर्सिटी हमें देगी। इक्वेटोरियल रीजन बहुत डाइवर्सिटी, वास्ट डाइवर्सिटी, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो अभी हमने टेम्परेट जोन जो है उसके तीनों पार्ट देख लिए, तीनों जो टाइप के फॉरेस्ट है, मतलब वहां पर हमने टेम्परेट डेसिडियस, सबसे पहले तो कॉर्निफेरस ऊपर वाला, देन टेम्परेट में जब हम आए, टेम्परेट जोन में जब हमने जंप की, तो टेम्परेट जोन में जंप करने के बाद वहां पर हमने जो डेसिडियस है, एवरग्रीन है, रेन फॉरेस्ट, उनके फीचर्स हमने देख लिए। तो कॉर्निफेरस का हमने क्या देखा था, वहां पर एकदम ऐसी नीडल लाइक वहां पर पत्ते होते हैं। देन डेसिडियस में हम गए तो वहां पर एकदम ब्रॉड लीफ थे, फिर उसके बाद थोड़े कम, इस तरीके से हमें लीफ जो है उसमें भी चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे थे टेम्परेट जोन के, है ना। तो अब यहाँ से हम जंप करने वाले हैं ट्रॉपिकल जोन में। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। अब हमने जंप कर ली है ट्रॉपिकल जोन में, मतलब 30-30 ml वाले जोन में अब हमने ड्रॉप कर लिया है। तो अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो आप हरा यहाँ पर देख सकते हो, ग्रीन ग्रीन, जहां जहां पर हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये पूरा एरिया जो है ये हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, देन यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पोर्शन जो है इंडोनेशिया, ये पूरा पोर्शन जो है, ये सब हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पर बात ही कर रहा है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर हीट भी ज्यादा होगी, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, बारिश भी ज्यादा आएगी। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ऑकर नियर द इक्वेटर, है ना, तो इक्वेटर के पास हमें देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेजोन रेन फॉरेस्ट, है ना, जो इक्वेटर का पट्टा है उसके पास पूरा का पूरा अभी हरा हरा देखो, है ना, तो ये पूरा हरा हरा पट्टा, है ना। तो इस तरीके से हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। आर अमंग मोस्ट डाइवर्स रिच कम्युनिटी ऑन दी अर्थ, बहुत डाइवर्सिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके के प्राणी, अलग अलग तरीके के पेड़, अलग अलग तरीके के पौधे। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो है काफी हाई होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उससे इवेपोरेशन बहुत हाई होता है, रेनफॉल बहुत ज्यादा आता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है ना। और ये यूनिफॉर्म रहता है। जैसे मैंने आपको कहा इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन में जो टेम्परेचर है उसकी वजह से बारिश जो है, क्योंकि परपेंडिकुलर रेज करते हैं तो इवापोरेशन होता है, और हर दोपहर में वहां पर बरसात जो है हमें देखने को, तो इक्वल यूनिफॉर्म जो है वो हमें देखने को मिलता है। एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर एक्सीड होता है, जनरली थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। फ्लोरा जो है काफी डाइवर्सिफाइड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब एक्सट्रीम डेंस वेजिटेशन यहाँ पर होता है, क्योंकि पेड़ जो है वो एक को लग काफी डेंस होते हैं। एक जगह पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पेड़, मतलब घुसोगे आप दिखेगा नहीं सामने का कुछ भी, इतना डेंस फॉरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। रिमेन वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड विद ऑल ट्रीज, ये वाइन्स, क्रीपर्स, लाइनास, ये ऑर्चिड्स, ये सबसे कवर्ड रहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कुछ जो ब्रांचेस में से कुछ निकलेंगे, पूरे कवर्ड रहते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से देखो आप जमीन दिखेगी नहीं, ऊपर से पूरे पेड़ दिख रहे हैं। लोएस्ट लेवल जो है अंडर स्टोरी ऑफ ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, यहाँ पर फर्न्स एंड पाम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। आगे आपको दिखेगा क्या क्या है। सॉइल जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की रेड लैप्टोसोल्स और बहुत थिक जो है वो हमें देखने को मिलती है। हाई रेट ऑफ लीचिंग क्योंकि पानी जो है वही जो हमने देखा था कि पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ रहता है, इतनी बारिश आती है, पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से लीचिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इसीलिए जो सॉइल है ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एकदम यूजलेस होती है, क्योंकि जहां जो सॉइल लीच हो चुकी है वो एग्रीकल्चर कर पाएंगे क्या, वहां पर नहीं कर पाएंगे। अंडर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड रहती है बहुत सारे एरियाज में, क्योंकि सनलाइट जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंचती नहीं है। तो क्या है कि पेड़ है, पेड़ के नीचे अगर छोटा सा कोई अगर पेड़ छोटा सा निकला है, वो बोल रहा है कि मुझे जीना है, लेकिन सूर्य किरणें उसके पास पहुंच ही नहीं रही। अब सूर्य किरणें नहीं पहुंचे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, वो मर जाता है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट जिनको मॉनसून फॉरेस्ट जो है वो भी कहा जाता है, ये टोटल एनुअल रेनफॉल जो है जहां पर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो वेट एंड ड्राई पीरियड में सेग्रीगेटेड रहता है, जहां पर वेट पीरियड भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर ड्राई पीरियड भी, बारिश आ रही है अच्छी खासी, लेकिन वेट पीरियड में बहुत बारिश आ रही है, लेकिन ड्राई सीजन भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो ये ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो है साउथ ईस्ट एशिया बोलिए, सेंट्रल साउथ अमेरिका बोलिए, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया बोलिए, वेस्टर्न अफ्रीका बोलिए, ये सारी जगहों पर हमें देखने को मिलता है। देन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल मतलब क्या है, अब ट्रॉपिक से थोड़ा हम ट्रॉपिकल जो जोन था हमारा 30-30 वाला, उसी में थोड़ा ऊपर या फिर हायर लेवल पर हम जा रहे हैं, हायर लेवल। तो इसमें ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये फाइंड किए जाते हैं,
है ना। और उसी के साथ यहाँ पर एपीफाइट्स, जो प्लांट एक दूसरे पर ग्रो हो रहे हैं, ये भी काफी कॉमन होते हैं यहाँ पर। एनिमल लाइफ जो है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की काफी सिमिलर होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, सिमिलर होती है ना। अब यहाँ पर हम इंडिया का वेजिटेशन जो है उसके बारे में प्रवेश करने जा रहे हैं कि अब इंडिया का, अभी तक हमने क्या देखा, ओवरऑल पूरी दुनिया का देखा फॉरेस्ट। अब हमने क्या किया था, ओवरऑल पूरी दुनिया का 30 ml 60 ml ये सब देखा, है ना। लेकिन अभी क्या है, इंडिया जो है, इंडिया के लिए हमें 60 ml की उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया जो है वो हमारे 30 ml जो है, 30 ml के थोड़ा ऊपर बोलिए, थोड़ा ऊपर और जाता है थोड़ा 60, लेकिन 60 के ऊपर जाता है क्या, नहीं, 60 के नीचे, काफी नीचे रहता है ना। तो 30 बस टच करता है और हो गया, है ना। तो इस तरीके से मतलब इक्वेटोरियल रीजन से थोड़ा ऊपर और 60 ml से काफी नीचे, तो इस पीरियड में हमें इंडिया जो है वो देखने को मिलता है इस पट्टे में। तो इंडिया का जो वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, उसके अलग अलग टाइप है जो हमने ज्योग्राफी के कोर्स में कवर किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा इनको पेस में देखेंगे, थोड़ा फास्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन वाले भी हमें देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन में वेट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन। फिर ट्रॉपिकल, मोस्टली यहाँ पर ट्रॉपिकल ही रहेंगे। सब ट्रॉपिकल कहाँ पे है, थोड़ा ट्रॉपिक से अगर ऊपर जाते हैं, थोड़ा हिमालयन रीजन में जाते हैं तो सब ट्रॉपिकल आ जाता है, थोड़ा माउंटेनियस रीजन में जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से टेम्परेट रीजन जो थोड़ा, अगर ट्रॉपिकल 30 ml को थोड़ा क्रॉस कर ले तो टेम्परेट रीजन चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ी डाइवर्सिटी यहाँ पर भी देखने को मिलती है फॉरेस्ट की। तो ज्यादातर ट्रॉपिक में आएगा, ज्यादातर ट्रॉपिकल में ही आएगा। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उसमें वेट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन। ट्रॉपिकल डिसिडियस जो पतझड़ होते हैं, तो मॉइस्ट डिसिडियस, ड्राई डिसिडियस दोनों टाइप के होते हैं। देन थॉर्नी, है ना। देन उसके बाद सब ट्रॉपिकल, इसमें ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट जो है, पाइन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन। देन टेम्परेट, टेम्परेट में हिमालयन ड्राई टेम्परेट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट एंड माउंटेन वेट टेम्परेट। देन उसके बाद सब अल्पाइन एंड अल्पाइन, और उसके बाद लिटोरल एंड स्वैम्प, मैनग्रोव वेजिटेशन। तो ये टाइप के जो वेजिटेशन है वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो आइए इंडिया की हम बात करते हैं और इंडिया का जो वेजिटेशन है एक एक करके देखते हैं। लेकिन इंडिया का वेजिटेशन समझने से पहले हमें, जैसे मैंने आपको कहा, किसी का कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है। कॉन्सेप्ट एक बार हमें समझ में आ जाता है तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आपको याद रखने की जरूरत पड़ रही है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, है ना, देन टेम्परेट, देन यहाँ पर ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट हमने देखा। तो अभी आपको पूरे पट्टे पता है, 60 ml के ऊपर अगर हम जाते हैं तो कॉनिफेरस है, फिर 60 ml के पट्टे में जंप करते हैं तो हमें जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो देखने को मिलता है, जिसमें हमने डेसिडियस देखा था, एवरग्रीन देखा था। देन उसके बाद हमने रेन फॉरेस्ट देखा था टेम्परेट वाला। फिर उसके बाद हमने जंप किया 30 ml वाली, इसमें तो ट्रॉपिक वाला आ गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब जो इक्वेटर लाइन में है, अमेजोन, ये सब जो फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है ना। बहुत डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, कंप्लीट पानी रहता है तो सॉइल जो है वहाँ पर लीचिंग होती है, जो बाकी एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं रहती है। अब यहाँ पर जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के मैटर में आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ज्योग्राफी में देखा है ना। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। क्या होता है कि जहां पर भी पहाड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये एक हिल है, ये एक माउंटेन है। क्या होता है कि अगर इस साइड, ये जो साइड है, ये अगर साइड समझ लीजिए कि कोई सी है ना, सी है, तो यहाँ से क्या होगा, जो भी हवा बह रही है, ये हवा क्या करेगी, यहाँ से मॉइस्चर उठाएगी, मतलब बकेट में मॉइस्चर उठाएगी पूरा समंदर में से। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब एयर आ रही है तो यहाँ इसको टकराएगी, पहाड़ को टकराने की वजह से ऊपर जाएगी। ये एयर ऊपर जाएगी, ठंडी होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर एयर जाएगी ठंडी होती जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी तो बादल बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे तो वहां पर बरसात आएगी। और फिर ये बरसात आएगी, फिर जब ये बरसात, यहाँ पर पूरा बादल खत्म हो गया तो इस साइड क्या होगा, इस साइड कुछ भी बारिश नहीं गिरेगी पहाड़ के, इसको हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पहाड़ जहां भी आता है वहां पर बहुत बारिश गिरती है, बहुत बरसात होती है, और दूसरा जो पार्ट है पहाड़ का, वहां पर बरसात नहीं होती, उसको रेन शैडो रीजन कहते हैं। ये हमने ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट देखा है। तो ये जो रीजन है जहां पर बहुत बरसात गिर रही है, वहां पर फॉरेस्ट उगेगा या नहीं उगेगा, बिल्कुल उगेगा। कौन सा उगेगा, यहाँ पर तो इतनी बारिश हो रही है, जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर, जहां पर इतनी ज्यादा बरसात हो रही है, वहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इंडिया की हम बात करते हैं। ये है पूरा ढांचा इंडिया का, इंडिया का मैप है। अब इंडिया के मैप में जो पानी है, पानी वो कहाँ से आता है, बारिश, मानसून विंड्स कहाँ से आती है, यहाँ पर अरेबियन सी इधर साइड, तो अरेबियन सी से मानसून विंड्स आती नहीं है क्या, यहीं से आती है ना। कुछ कुछ विंड जो है वो इधर से भी अटैक करती है, कुछ कुछ विंड्स ऐसी भी जाती है, फनरल इफेक्ट क्रिएट करती है उधर साइड, है ना। तो अब पहाड़ कहाँ पर है, क्योंकि ठीक है मानसून विंड्स आ रहे हैं वो तो ठीक है,
कि वो बकेट भर भर के आ रहे हैं, लेकिन गिराने के लिए कहीं ना कहीं तो बकेट को रोकना पड़ेगा ना। बकेट को रोकेंगे वहां पर वो पानी गिरा देगा जो बकेट भर भर के विंड्स लेकर आ रही है। तो हमारे यहाँ पर इधर साइड ही अगर हम देखें तो हमें जो वेस्टर्न घाट है वो देखने को मिलता है, मतलब पहाड़, यहाँ पर हमें पहाड़ जो है वो देखने को मिल गया। अब ये जो पहाड़ है, यहाँ से जो विंड्स आ रही है तो वहां पर पानी गिराएगी या नहीं गिराएगी? बिल्कुल गिराएगी। किस साइड गिराएगी? तो इस साइड, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ गिराएगी, है ना। ये वाला रीजन जो है यहाँ पर गिराएगी, बराबर है। तो ये हरा पट्टा आपको जो नजर आ रहा है, उसी के साथ साथ हमें ईस्टर्न घाट जो है वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश जो है वो गिरने वाली है, बट ऑब्वियस समझ में आ गया हमको कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश गिरने वाले भाई साहब। दूसरा, यहाँ पर हिमालयन रीजन देखिए, हिमालयन रीजन में पूरा हिमालय है भाई साहब, हिमालय है ना। तो यहाँ पर ये भी एरिया अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एयर बहुत खतरनाक तरीके से मानसून विंड जाती है, क्योंकि इधर तो हम देखेंगे अगर ऊपर साइड तो कॉन्टिनेंट है, पानी हवा जा कहां से? बकेट भर के, बकेट भरने के लिए भी जगह चाहिए। तो यहाँ से वेस्ट बंगाल अपना बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल से पानी भर के जा रही है, ये जो विंड्स है यहाँ पर जा रही है, ये वहां पर पानी फेंक देंगी, बराबर है। और कुछ हमें यहाँ पर ईस्टर्न घाट जो है वो भी देखने को, ईस्टर्न घाट इतना कंटिन्यूस नहीं है, तो ईस्टर्न घाट में से थोड़ी बहुत हवा जो है वो यहाँ पर, यहाँ अगर हवा अटक गई तो बकेट गिरा देगी, यहाँ अटक गई तो बकेट गिराएगी, यहाँ अटकेगी तो बकेट गिराएगी, लेकिन ये अंदर भी घुस जाती है, बराबर है। तो मतलब अब कहां कहां पर रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं, कहां कहां पर डिसिडियस फॉरेस्ट हो सकते हैं, अब आपको अंदाजा तो आ गया होगा, झूठ मत बोलो, अब आपको अंदाजा तो आ गया होगा कहां कहां पर डिसिडियस फॉरेस्ट हो सकते हैं, कहां कहां पर रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं। इसीलिए मैंने ये जो फिगर है ना आपको समझाई, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भैया कहां पर रेन फॉरेस्ट हो सकता है। आपके एक बार दिमाग में अंदाजा बैठ गया ना, अंदाजा मेन है, अंदाजा बैठ गया। क्योंकि ये जो होता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन जो है वो कंफर्म पता है कि ये नहीं है, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, लेकिन 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन रहता है, और 2 ऑप्शन में से हमेशा आप गलत ऑप्शन जो है वही चूज करते हो। क्यों? क्योंकि आप लॉजिक सही नहीं लगा रहे हो। लॉजिक अगर आपको सही तरीके से पता है तो एक सही वाला ऑप्शन आप जरूर एलिमिनेट कर लोगे। तो ये लॉजिक ही मेरा बिल्डअप करने की यहाँ पर मोटिव है, लॉजिक ही बिल्डअप करने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर इधर अरावली माउंटेन भी तो है, अरावली माउंटेन भी तो है, लेकिन अरावली माउंटेन जो है ना वो पैरेलल है विंड्स के, मतलब ऐसा हमें अरावली माउंटेन देखने, तो ये रोक ही नहीं पाता है। जो बकेट है ना, बकेट जो भर के लेके जा रहे हैं वो गंडल ही नहीं पा रही है, वहां पे गिर ही नहीं पा रही है, इसलिए यहाँ पर बारिश जो है वो गिरती नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब बढ़े फिर इंडियन फॉरेस्ट पर, चलिए इंडियन फॉरेस्ट पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर रहेगा? आप ही बताइए यार, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे, आप अब होशियार हो गए हो। जहां पर पहाड़ है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश गिरेगी, वहां पर हमें ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कहां पर? ये वाला जो पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला पोर्शन कौन सा है भाई साहब? वेस्टर्न घाट का पोर्शन। बिल्कुल सही कहा आपने, वेस्टर्न घाट का पोर्शन। ये वाला पोर्शन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, बिल्कुल सही कहा आपने, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर ईस्टर्न वाला, ये भी बिल्कुल कुछ पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे आप बहुत फट है, बीच बीच में गैप है, उसमें से हवा निकल जाएगी, तो कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलेगा, है ना। आप बोलोगे सर हिमालय तो यहाँ भी है, यहाँ भी है हिमालय, तो वहां पर क्यों नहीं? वहां पर क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब वहां पर इतना बर्फ गिर रहा है ना यार, वहां पर इतना बर्फ गिर रहा है, वो भी तो देखो ना थोड़ा, वो भी तो देखो ना, और डिटेल में। मतलब ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा लॉजिकली समझने के लिए बताया, और हम डिटेल में आगे देखने ही वाले हैं कि वहां पर कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, क्योंकि वो ऊपर के इसमें है, ऊपर ऊपर ऊपर, है ना। तो ये तो इतना आपको समझ में आ गया, जहां पर बम बारिश गिर रही है, जहां पर अच्छा खासा टेम्परेचर है, ये वाला पोर्शन है जहां पर डार्क ग्रीन जो है वो वाला पोर्शन हमें देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला पोर्शन वेस्टर्न घाट वाला, ये कुछ पोर्शन ईस्टर्न घाट वाला, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जहां पर फिनलिंग इफेक्ट जो है विंड के गुर्र घूमती हुई जाती है, और वहां पर पानी जो है बकेट लेकर जाती है, लेकिन फुल फोर्स में बकेट लेकर जाती है कि गिरा तो बकेट खतरनाक ही गिरेगी। तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है अलॉन्ग दी वेस्टर्न घाट, निकोबार अंडमान आइलैंड, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी कौन सा इक्वेटल रीजन के पास हमें देखने को मिलता है ना, वहां पर भी बारिश अच्छी खासी है। अलॉन्ग दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कैरेक्टराइज क्या रहेगा? क्या कैरेक्टराइज रहेगा? बहुत बारिश आ रही है, अच्छे खासे टॉल जो अमेजोन फॉरेस्ट में जैसे फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, पेड़ एकदम ही बड़े बड़े पेड़, टॉल स्ट्रेट एवरग्रीन। स्ट्रेट क्यों रहते हैं? स्ट्रेट इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सनलाइट लेने के लिए निकल रहे हैं।
समझो ना, यहाँ पर भी एक पेड़ है, 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 यहाँ पर भी एक पेड़ है। सबको चाहिए क्या? सनलाइट। सनलाइट लेनी, स्ट्रेट ही निकलेंगे ना ऊपर। अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो ये ऊपर निकल जाएगा, इसको रोक देगा, मर जाएगा, सनलाइट ही नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेट एवरग्रीन ट्रीज। मोर कॉमन ट्रीज जो है यहाँ पर जो है जैक फ्रूट बोलिए, बीटल नट पाम बोलिए, जामुन बोलिए, मैंगो बोलिए, होलॉक बोलिए, ये सब पाए जाते हैं। ट्रीज जो है फॉरेस्ट में ये फॉर्म एक टियर पैटर्न, मतलब शब जो है वो कवर करते हैं लेयर क्लोजर टू द ग्राउंड, फॉलोड बाय शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड ट्रीज एंड देन टॉल वेराइटी। तो अलग अलग तरीके के शब जो है वो भी होते हैं, ये भी होते हैं, एंड देन इस तरीके से जो पेड़ है वो हमें देखे। ब्यूटीफुल फर्न जो है वो भी यहाँ पर वेरियस कलर की यहाँ पर पाई जाती है, मतलब जो ट्रंक है उस पर ग्रो होती है। तो ये हो गया ट्रॉपिकल। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पेड़ पर भी ये ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर ग्रो होते हैं और एकदम ही दाट जंगल असते हैं, एकदम ही बहुत दाट जंगल रहता है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पर। सेमी एवरग्रीन, अब देखिए नॉन टेक्निकल ये है, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन याद रखने के लिए बहुत सटीक है। वैसा भी याद रखने के लिए बहुत सटीक है। क्या? तो यहाँ पर देखिए जब बारिश गिर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एयर जो है वो ऊपर जाएगी, एयर ऊपर जाएगी, उसके बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो पानी आएगा। अब जब ये पानी गिर रहा है तो पहले बादल जहां पर पानी गिरा रहा है वहां पर बहुत गिराएगा, बकेट जो है बकेट खाली होती जाएंगी ना धीरे धीरे। बकेट गिरा रहे हैं वो, बकेट खाली होती जाएगी धीरे धीरे। तो बकेट कहां पर खाली होगी? क्योंकि बादल तो इस तरीके मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर बहुत सारा पानी गिरा दिया, यहाँ पर बहुत खतरनाक। तो पानी यहाँ पर आएंगे तो पानी थोड़ा कम हो जाएगा, और इस तरफ तो पानी है ही नहीं है, तो रेन शैडो रीजन हो गया, है ना। तो मतलब बेसिकली क्या है कि जहां पर रेन फॉरेस्ट है, जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसी को लग के सेम एवरग्रीन, क्योंकि वहां पर कंपेरेटिवली थोड़ा कम पानी गिर गया, क्योंकि बकेट का पानी खत्म हो गया था, तो वहां पर कंपेरेटिवली कम पानी गिर गया, सेम एवरग्रीन। तो नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल है, लेकिन याद रखने के लिए काफी जबरदस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वेस्टर्न घाट, फिर से वेस्टर्न घाट, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो लाइट ग्रीन कलर की पट्टी दिखाई दे रही है ना, क्योंकि यहाँ तक लाते लाते पानी थोड़ा खत्म हो गया था, है ना। अंडमान निकोबार आइलैंड, ईस्टर्न हिमालय, वही सारे रीजन्स है, वही सब रीजन्स है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के थे, लेकिन यहाँ पर सेमी एवरग्रीन उसको थोड़ा लग के क्यों? बकेट का पानी थोड़ा खत्म हो गया था, थोड़ा कम पानी मिला, इसलिए वो सेमी एवरग्रीन रह गए, पूरे एवरग्रीन नहीं हो सके। ऐसे जो फॉरेस्ट है मिक्सचर रहते हो, वेट एवरग्रीन ट्रीज एंड मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज, तो मिक्सचर रहते हैं। फॉरेस्ट डेंस होता है, लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज बोथ टाइप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देन अब आते हैं हम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पर। यहाँ पर डेसिडियस तो है, पतझड़ तो है, लेकिन मॉइस्ट है, मतलब यहाँ पर पानी थोड़ा ज्यादा है, मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा है ना। पतझड़ हो रहा है लेकिन मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉइस्चर उतना भी नहीं है कि उसको हमेशा के लिए हरा रख सके, और उतना भी कम नहीं है पानी कि उसका पतझड़ जो है एकदम ड्राई पतझड़ हो, एकदम ही सूखा पतझड़ हो, ऐसा भी नहीं है। मतलब पानी थोड़ा उन दोनों के बीच का है ना। मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम शरीर जो है, बॉडी जो है वो एकदम ही लुढ़कने लग जाए, और ऐसे भी नहीं है कि एकदम जगह पे रहे, थोड़ा ऐसी वाली हो रही, इतना पानी वहां पर हमने मिक्स किया हुआ है। ठीक है, मतलब एकदम नीड भी नहीं मारी है और एकदम पानी ही नहीं पिया है सिर्फ, है ना। तो मतलब मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है फाउंड होता है थ्रू आउट इंडिया ये हमें देखें, क्योंकि पानी जो है वो अच्छा खासा गिरता ही है ना यार। ओवरऑल इंडिया पे अगर हम देखें तो कुछ एरियाज अगर छोड़ दे तो पानी थोड़ा अच्छा खासा गिरता ही है। तो थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो वेस्टर्न रीजन है क्योंकि यहाँ पर हमें डेजर्ट जो है वो देखने को मिलता है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यहाँ का जो रीजन है, क्योंकि ये पहाड़ है भाई साहब, बहुत ऊपर स्नो गिरता है। ट्रीज जो है ये टॉल रहते हैं, ब्रॉड ट्रंक रहती है, ट्रंक जो है काफी ब्रॉड होती है, ब्रांचिंग ट्रंक, रूट जो है फर्मली होल्ड करते हैं ग्राउंड्स को, क्योंकि पानी जो है वो अच्छा खासा चाहिए होता है उनको, पानी फर्मली होल्ड करते हैं। टॉलर ट्रीज जो है वो अपनी लीव शेड करते हैं ड्राई सीजन में, जब भी ड्राई सीजन आएगा तो अपने पतझड़ वहां पर हो जाएगा। लेयर शॉर्टर ट्रीज, एवरग्रीन शर्ब्स अंडरग्राउंड, एंड फॉरेस्ट जो है डोमिनेटेड रहते हैं बाय साल, टीक अलॉन्ग विथ मैंगो, बाम्बू एंड रोजवुड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से पतझड़ जो है वो हो जाता है। लिटोरल एंड स्वैम्प, ये अगर हम देखें तो मैंग्रोव्स इनको कहा जाता है। मैंग्रोव्स आपने सुना है, ये जो है ये अलॉन्ग अंडमान निकोबार आइलैंड, डेल्टा एरिया जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का वहां पर, है ना। रूट जो है कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज जो यहाँ पर वाटर में ब्रीथ कर सके, तो इनको मैंग्रोव्स भी कहा जाता है। मैंग्रोव्स हमें ये पता है कि भैया सुंदरबन, है ना, ये हो गया। मुंबई जो है, मुंबई इलाका, वहां पर भी हमें लिटरल स्वैम्प देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। मैंग्रोव ट्रीज जो है ना ये फ्लड को रोकने में काफी काम आते हैं।
उसी इसलिए आप देखोगे तो मैनग्रोव जितने कम हुए मुंबई में उतने ही ज्यादा फ्लडिंग एरिया जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। तो ये मैनग्रोव, लिटोरल एंड स्वैम्प, तो आप देख सकते हो कैसे रूट्स जो है पूरे बाहर दिख रहे हैं, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। देन अब आते हैं हम ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट मतलब जो पूरे पूरे भारत में, ऑलमोस्ट पूरे भारत में, मतलब ये समझ लो ड्राई डिसीडियस मतलब येलो कलर का जो है ना, ये येलो कलर पूरा जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, फुल जो हमें नजर आ रहा है ड्राई डिसीडियस मतलब झड़ने वाला फॉरेस्ट जो है थ्रू आउट द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, थ्रू आउट नदर्न पार्ट एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ये जो है ना, ये बहुत ही मतलब एकदम निग्लिजिबल है ना, फाउंड इन मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, सभी जगह पर ये हमें देखने को मिलता है। कैनोपी जो है ट्री की, ये नॉर्मली 25 मीटर से ज्यादा नहीं जाती है क्योंकि उनको सूर्य किरणें मिल ही रही है, इतना उनको घुसने की जरूरत नहीं, कंपटीशन नहीं है इतनी। कॉमन ट्री जो है वो साल हो गया, है ना, अकाई का हो गया, बाम्बू हो गया, ये सब हमें यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट अगर हम देखते हैं जो फाउंड एरिया में ब्लैक सॉइल जहां पर है वहां पर देखने को मिलते हैं। ब्लैक सॉइल आप सभी को पता है कहाँ है ना। तो थॉर्न फॉरेस्ट अगर हम देखते हैं तो ये वाला थॉर्न फॉरेस्ट मतलब जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहा है थॉर्न फॉरेस्ट, ये सब है नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एंड साउथ एशिया। ट्रीज जो है 10 मीटर्स के ऊपर ग्रो नहीं होता है। स्पूर्ज, कैपर, कैक्टस, ये इस रीजन के काफी टिपिकल है थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। देन ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आप बोलोगे सर ये तो कमाल हो गई यार, ये तो एवरग्रीन जो हम बोलते हैं एवरग्रीन, हरा रखने के लिए पानी बहुत चाहिए, पानी बहुत चाहिए, तो मॉइस्ट एवरग्रीन रहना चाहिए, वेट एवरग्रीन रहना चाहिए। ड्राई एवरग्रीन सूखा भी है और हमेशा के लिए हरा भी है, ऐसा कौन सा पेड़ है। ये ड्राई एवरग्रीन जो है ना, ये वो इलाके में होता है जहां पर समझ लो कि वे पानी मुंह पे मारा, ठीक है, सोया हुआ इंसान है, सोए हुए इंसान को उठाने के लिए मुंह पे पानी मारा, वो उठा, फिर उसने सोचा कि यार चलो शांति हो गई, फिर मैं सो जाता हूँ, जैसे ही सोने गया फिर मुंह पे पानी मारा। तो मतलब क्या है, हमेशा जागा हुआ ही है, जब भी वो सोने जा रहा है मुंह पे पानी पड़ रहा है और जाग गया, जैसे ही सोने जा रहा है मुंह पे पानी पड़ रहा है और उठ गया, मतलब हमेशा उठा हुआ है, एवरग्रीन उठा हुआ है। लेकिन एकदम गीला गीला है क्या, हमेशा गीला गीला रह रहा है, गीला नहीं, तभी वो पानी पड़ रहा है जब वो सोने के लिए जा रहा है, तभी पानी पड़ रहा है। तो इसको हम कहेंगे ड्राई एवरग्रीन। ड्राई एवरग्रीन ये कौन सा रीजन है, ये जो आपको पिंक इसमें नजर आ रहा है ना, ये वाला इलाका, पिंक इसमें, ये वाला इलाका है ड्राई एवरग्रीन। क्यों? क्योंकि जब मानसून आता है ना हमारे यहाँ पर, मानसून, तो मानसून आता है तब भी मुंह पे पानी पड़ता है ना, ये वाले रीजन के मुंह पे पानी पड़ता है, तो मतलब गीला पार्ट रहा। फिर उसके जब मानसून खत्म होता है तब ये सूख जाना चाहिए, लेकिन जब मानसून खत्म होता है, रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, जो बारिश जाने वाली होती है, ज्योग्राफी में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया रिट्रीटिंग मानसून, तब भी इसके मुंह पे पानी पड़ता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई एवरग्रीन। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका कोस्ट जो है वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। मेनली हार्ड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज विदाउट फ्रेगनेंट फ्लावर, ठीक है, अलॉन्ग विथ फ्यू डेसिडियस ट्रीज जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ट्रॉपिकल से हम आ रहे हैं सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट पर। ब्रॉड लीव्ड मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको पकड़ के रखना है, पानी को पकड़ के रखना है, अच्छा खासा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो कराना है ना। तो ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट जो है फाउंड होते हैं ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट अलॉन्ग विथ सैलिएंट वैली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइलेंट वैली कहाँ पर है, ये वाला वैली जो है हमें देखने को मिलता है ना, वहां पर ईस्टर्न हिमालय में, जो हमारा हिमालय का ईस्टर्न पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर मार्क डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन इन द टू एरिया, यहाँ पर वेजिटेशन में फर्क है, ठीक है। साइलेंट वैली यहाँ पर पुंसपार, चिन्नामोम, रेडेंड्रोम, फ्रेगनेंट ग्रास ये प्रीडोमिनेंट होते हैं। और ईस्टर्न हिमालय की अगर हम बात करते हैं, ईस्टर्न हिमालय में फ्लोरा जो है ये बैडली अफेक्टेड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप सभी को पता ही होगा क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड हिल्ड, ये वाला, तो ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से यहाँ पर काफी प्रॉब्लम आ रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली क्या होता है, इसको स्लैश एंड बर्न जो है, बर्न एंड स्लैश कल्टीवेशन जो ये भी कहा जाता है, कि मतलब जमीन ली, जमीन पर उन्होंने कुछ उगाया, जमीन पर उगाने के बाद उसको आग लगा दी, फिर दूसरे जगह पे गए, फिर वहां उगाया, आग लगा दी। जब ये करते हैं इसकी वजह से न्यूट्रिएंट पूरा चला जाता है। स्लैश एंड बर्न जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, उससे जो न्यूट्रिएंट्स है जमीन के पूरे खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी बैरन जमीन बन जाती है, वहां पर कुछ उगता ही नहीं है, ठीक है। जो मोस्टली ट्राइबल लोग रहते हैं वहां पर फॉरेस्ट में, वो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का, ठीक है। तो ये जूम जो है आसाम में कहा जाता है, ओनम केरला में कहा जाता है, पुदु आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, उड़ीसा में कहा जाता है, ठीक है, एंड बेवार जो है मध्य प्रदेश में कहा जाता है। इसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। की फीचर अगर हम देखते हैं, रोटेशन ऑफ फील्ड्स,
देन फायर का इस्तेमाल किया जाता है लैंड को क्लियर करने के लिए। लैंड को यहाँ पर रीजनरेशन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए रखा है। ह्यूमन लेबर जो है मेन इनपुट होता है। नो एम्प्लॉयमेंट, ड्रॉट कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एंड सभी क्रॉप जो है मिक्स्ड तरीके से ग्रो किए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये जो है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है वहाँ का फॉरेस्ट, नॉर्थ ईस्ट का फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट मेनली एवरग्रीन ट्रीज विद स्पार्कलिंग ऑफ डेसिडियस। इसमें ओक, एल्डर, कैशनट, बीच, चेरी ट्री देखने को मिलते हैं। लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्चिड, बाम्बू, क्रीपर्स, ये सब भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम आते हैं सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट अगर हम देखें, पाइन फॉरेस्ट जो है फाउंड होते हैं स्टीप ड्राई स्लोप शिवालिक हिल के। जो शिवालिक हिल है ना, 3 लेयर्स है। शिवालिक हिल जो है हमारा, उसके स्लोप पे, स्टीप ड्राई स्लोप जो है, जो ड्राई स्लोप है वहां पर हमें सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय जो है, खासी, नागा, मणिपुर हिल जो है ना, गारो, खासी, ये पता है ना। ट्रीज प्रीडोमिनेटली यहाँ पर अगर हम देखें, चीर, ओक, रेडेंड्रोम, पाइन, साल, आंवला, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बना, एग्जाम में आपको आ सकता है कि इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। देन सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, अगेन आ गया ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पर। सब ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं हम, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है नॉर्मली प्रोलॉन्ग्ड हॉट एंड ड्राई सीजन एंड कोल्ड विंटर्स, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। जनरली हैज एवरग्रीन ट्रीज, शाइनिंग लीव्स, है ना। फॉरेस्ट जो है ये शिवालिक हिल्स, फुट हिल्स ऑफ हिमालय अप टू 10,000 मीटर हाइट, यहाँ तक हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? सब ट्रॉपिकल मतलब हम हाइट की अब बात कर रहे हैं, हाइट की। क्लियर है? देन अ माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। अब माउंटेन पर हम आ गए हैं, हाइट पर। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट है, ठीक है, मतलब अब यहाँ पर ठंड जो है ज़्यादा ही अच्छी खासी बढ़ गई है। वेट है मतलब यहाँ पर बारिश जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो नॉर्थ में, क्योंकि अब ये नॉर्थ में ही रहेगा, क्योंकि 60 ml है ना टेम्परेट, वहाँ पर 60 ml। तो नॉर्थ में माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है रीजन टू ईस्ट ऑफ नेपाल इनटू अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर मिनिमम रेनफॉल जो है 2000 mm यहाँ पर गिर रहा है। तो ये यहाँ ऐसी जगह पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 3 लेयर होते हैं। हायर लेयर जो है इसमें कॉनिफेरस होता है, ऊपर की जो लेयर है उसमें कॉनिफेरस होता है, क्योंकि कॉनिफेरस जैसे ही पूरे वहाँ पर जो मिट्टी है उसी तरीके की हमें देखने को मिलती है। देन मिडल लेयर जो है उसमें डिसीडियस, जहाँ पर पतझड़ होता है। एंड लोएस्ट लेयर जो है ये चंपा, रिडेंड्रॉम, इससे कवर रहता है। अब यहाँ पर आप देखोगे साउथ में ऐसा टाइप का है क्या? साउथ तो इक्वेटर के पास है, लेकिन वहां पर भी हाइट पर, हाइट जितनी रहेगी उसमें ऐसे तरीके के देखने, तो नीलगिरी हिल जो है वहां पर देखने को मिलता है। एंड फॉरेस्ट जो नदर्न रीजन में है डेंसर है एज कम्पेयर टू साउथ। तो साउथ से कंपैरिजन में जो नदर्न रीजन है वहां पर डेंसर है ये वाले फॉरेस्ट, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने रेड इसमें किया हुआ है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको लगेगा साउथ तो ज्यादा पानी गिर रहा है तो वहां पर ज्यादा डेंस रहेगा, लेकिन माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो नदर्न रीजन है वहां पर ज्यादा डेंस है। एंड रोडेंडेंड्रॉन, ये जो है वेराइटी ऑफ ग्राउंड फ्लोरा है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। देन हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है। अब हिमालय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जो है वेस्टर्न हिमालय टू ईस्टर्न हिमालय पूरी तरीके से स्प्रेडेड है। ठीक है, वेस्टर्न टू ईस्टर्न पूरे तरह स्प्रेड है। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, मॉइस्ट एंड टेम्परेट, 60 ml। ट्रीज जो है यहाँ पर वेस्टर्न सेक्शन जो है ब्रॉड लीव्ड है, ओक, ब्राउन ओक, वॉलनट, रोडेंड्रॉन। एंड ईस्टर्न हिमालय अगर हम देखते हैं रेनफॉल जो है मच हेवियर है, इसलिए वेजिटेशन जो है ये मोर लश एंड डेंस है। ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा पानी गिरता है इसलिए वहाँ पर थोड़ी डेंस है। ठीक है, लार्ज वेराइटी ऑफ ब्रॉड लीव ट्रीज, फर्न्स, बैम्बू, ये सब आते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज जो है ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। अब ड्राई टेम्परेट ये जो है ये लाहौल, किन्नौर, ये मतलब अगर हिमाचल प्रदेश का हम मैप देखते हैं तो इसमें लाहौल यहाँ पर है ना, यहाँ पर किन्नौर है। तो ये वाला जो रीजन है वहाँ पर सिक्किम, कुछ पार्ट जो हिमालय का, वहाँ पर हमें हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इसमें जो कॉनिफेरस ट्रीज है वो देखने को मिलते हैं, अलॉन्ग विद ब्रॉड लीव ट्रीज जैसे कि ओक हो गए, मैम्पल हो गए, ऐश हो गए। ठीक है, हायर एलिवेशन पे फिर, जूनिपर, ड्योडर, ये सब भी हमें देखने को मिलते हैं। देन सब अल्पाइन फॉरेस्ट। अब सब अल्पाइन फॉरेस्ट अगर हम देखते हैं तो ये फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश ये पूरा का पूरा यहाँ तक स्प्रेडेड है हाइट पर। ठीक है, हाइट। वेस्टर्न हिमालय वेजिटेशन जो है इसमें मेनली जूनिपर, रोडेडेंड्रॉन, देन विलो, देन ब्लैक करंट, ये सब है। ईस्टर्न पार्ट में रेड फीर, ब्लैक जूनिपर, बीर्च, लार्च, ये सब है। हेवी रेनफॉल की वजह से, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से टिम्बर लाइन इन दिस पार्ट हायर देन दैट ऑफ द वेस्ट।
तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, टिम्बर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब है। अब यहाँ पर मॉइस्ट अल्पाइन ये फाउंड होते हैं अलॉन्ग हिमालयस एंड अदर हायर हिल्स। जो म्यांमार बॉर्डर है उसके पास भी जो हायर हिल्स है वहाँ पर भी ये हमें देखने को मिलता है। लो श्रब डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसमें रेडोडोंड्रॉन एंड बीड जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। मोसेस एंड फर्न ये यहाँ पर ग्राउंड पैचेस कवर करते हैं रीजन को। हेवी स्नोफॉल जो है ये भी रिसी हाइट पर है, हेवी स्नोफॉल रहेगा। मोसेस एंड फर्न क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मोसेस एंड ये है फर्न, ठीक है। फर्न ये ट्रू स्टीम रूट एंड लीव्स, लीफ पार्ट होता है फ्रॉन्ट का, प्रोड्यूस स्पोर्स, बिगेस्ट ग्रुप ऑफ सीडलेस फस्कुलर प्लांट। तो ये फर्न जो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। देन हम आते हैं ड्राई अल्पाइन स्कर्व। अब ड्राई है, ड्राई ये फाउंड होते हैं 3000 मीटर टू अबाउट 4900 मीटर, ये मतलब एकदम हाइट है, ठीक है। ड्वार्फ प्लांट यहाँ पर मेनली ब्लैक जूनिपर बोलिए, ड्रूपिंग जूनिपर बोलिए, हनी सकल बोलिए, विलो बोलिए, ये सब यहाँ पर ड्राई अल्पाइन स्कर्व में हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट तो हमने सारे के सारे देख लिए और हमें समझ में भी आ गई कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पर होता होगा एंड कहाँ पर किस तरीके के हमें देखने को मिलता है। जैसे रेडोडेंड्रॉन है, ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जगह है जहाँ जहाँ पर वो एटमॉस्फेयर है वहाँ वहाँ हर जगह वो पाया जाता है ना। तो ऐसे कौन सी जगह पर क्या क्या पाए जाते हैं ये हमें आराम से समझ में आ जाता है। यहाँ पर फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें फॉरेस्ट क्यों चाहिए, क्यों हम फॉरेस्ट सीधा तोड़ नहीं देते हैं कि क्या जरूरत है यार, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तोड़ देते हैं फॉरेस्ट को, सब जगह हम रहेंगे, है ना। तो क्यों नहीं तोड़ते हैं, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल बैलेंस रखता है। कैसे, तो फॉरेस्ट ऑक्सीजन कार्बन जो है उसको सक कर लेता है, ऑक्सीजन जो है उसको देता है जिससे कि हम ऑक्सीजन अच्छा खासा इनहेल कर सके। इसलिए बोलते हैं ना फॉरेस्ट एरिया में अगर हम जाते हैं तो शुद्ध हवा हमें मिल रही है। तो ये फॉरेस्ट जो है इसका बेनिफिट एक हमें देखने को मिलता है, नेचुरल बैलेंस मेंटेन करता है। फॉरेस्ट एयर को प्यूरिफाई करता है। कैसे, अभी हमने देखा है कि जो भी हार्श चीज़ें हैं उसको अपने अंदर रख लेता है एंड देन जो प्यूरिफाइड चीज़ें हैं वो बाहर छोड़ता है। फॉरेस्ट माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड करता है। माइक्रो क्लाइमेट मतलब एक पर्टिकुलर जगह का, क्योंकि वहाँ से क्या होता है ट्रांसपिरेशन अच्छा खासा होता है। फॉरेस्ट के जो पत्ते हैं उससे इवेपोरेशन होगा, उससे बादल बनेंगे, बादल बनेंगे वहाँ पर बारिश होगी, तो उस जगह पर अच्छा खासा क्लाइमेट जो है वो मेंटेन रहता है। फॉरेस्ट इनडायरेक्टली प्रेसिपिटेशन में रोल प्ले करता है। प्रेसिपिटेशन में क्यों, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उसका ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स है, लीव्स में पानी आता है ना, लीव्स पर पानी रहता है, वो लीव्स से पानी इवेपोरेट होता है, वहाँ पर कंडेंस होकर बादल बनते हैं एंड वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है। फॉरेस्ट जो है फ्लड को प्रिवेंट करता है, क्योंकि फ्लड मतलब क्या है, पानी रोकेगा ना, जो फॉरेस्ट है पानी क्या करेगा, उसको रोकेगा, उसको बहने नहीं देगा। तो फॉरेस्ट रोकता है तो उसको फ्लड को प्रिवेंट करता है। फॉरेस्ट सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोड ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि इतना पानी जो है बहेगा नहीं, उसको रोकेगा पानी को, तो सॉइल इरोड नहीं होगी, सॉइल रुक जाएगी, है ना। सॉइल इतनी आसानी से नहीं बहेगी। अगर पूरा खुला जमीन है और वहाँ पर कुछ अड़थड़े डाले हुए हैं तो जहाँ अड़थड़े हैं वहाँ पर सॉइल इरोड नहीं होगी, जहाँ पर खुला आसमान है, खुली जमीन है, वहाँ पर इरोड होती रहेगी। फॉरेस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करता है, ये तो हमें पता ही है। फॉरेस्ट फ्यूल और टिम्बर हमें प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज के लिए, जिससे हम फर्नीचर ये सब कुछ बना सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंस है हमारे फॉरेस्ट का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे स्वार्थ के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा एक रीजन है क्लाइमेट चेंज के लिए भी, डिफॉरेस्टेशन। तो मतलब यहाँ पर क्या है, जो ट्रीज है उनको गिराना अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, माइनिंग के लिए, है ना, जो हम वुड, जो हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक अदर पर्पजेस के लिए, उसके लिए जो हम फॉरेस्ट को गिरा रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को मार रहे हैं, इसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत बुरे इंपैक्ट होते हैं। कॉजेस क्या है डिफॉरेस्टेशन की, क्यों फॉरेस्ट हमको कट करना पड़ रहा है, फॉरेस्ट कट हो रहे हैं। पहला तो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने अभी आपको बताया, ये जो प्रैक्टिस है, पैच ऑफ लैंड जो है वो क्लियर किया जाता है, वेजिटेशन जो उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, और जब ये जलाया जाता है तो उसके बाद वो जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रहती है। उपजाऊ ना रहने की वजह से वहाँ पर फॉरेस्ट का निर्माण नहीं होता है, वो ज़मीन जो है खाली पड़ी रहती है, उससे डिफॉरेस्टेशन होता है। पैच जो है ये क्रॉप को रेस करने के लिए होती है फॉर 2 to 3 ईयर्स, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसको जला दिया जाता है ना, अबंडेंट कर दिया जाता है, और फिर ऐसी ज़मीन पर शिफ्ट होते जाते हैं, दूसरी ज़मीन पर गए, फिर और दूसरी ज़मीन पर गए। इससे क्या हो रहा है, जो पिछले की ज़मीन है वो पूरी बैरन रह रही है, ख़राब रह रही है। दूसरा है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, सो कॉल्ड, हम जो डेवलपमेंट के पीछे जा रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसने कंसिडरेबली यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, जो आबादी है बहुत इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से उनकी ज़रूरतें काफ़ी बढ़ गई है ना। इसके लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बोलिए, लार्ज डैम बोलिए, रिजर्वायर बोलिए, ये सब की ज़रूरत पड़ती है।
बहुत सारे प्रोजेक्ट को इमेंस डिफॉरेस्टेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। फिर है फ्यूल रिक्वायरमेंट। फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए हमें फायरवुड चाहिए होता है, जिसके लिए हम लकड़ों को जलाने के लिए जो फॉरेस्ट है उसको काट रहे हैं। रॉ मटेरियल, जो हम फर्नीचर बनाते हैं, मैचस्टिक्स, बॉक्सेस, पेपर, ये सब के लिए भी क्या होता है, लकड़ी की जरूरत पड़ती है ना। तो रॉ मटेरियल के भी हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल लगता है, उसके लिए भी फॉरेस्ट जो है उसको काटा जा रहा है। देन बाकी भी कुछ कॉजेस है, जैसे डिफॉरेस्टेशन जो है ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी खराब हो रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से खराब हो रहा है, माइनिंग की वजह से खराब हो रहा है, अर्बनाइजेशन, क्योंकि हमें सड़कें बनानी है, हमें घर बनाने हैं, रहने को जगह नहीं है, तो हम उसमें शिफ्ट होते जा रहे हैं, है ना। फ्लड, फायर, पेस्ट, ये सब की वजह से। अब ये अफेक्ट कैसे करता है? देखिए, क्लोज्ड फॉरेस्ट अगर है तो डिमिनिश होता जा रहा है ना, बेस्ड ऑन कैनोपी लेवल। मतलब अगर पास पास में क्लोज फॉरेस्ट है, हैव बीन डिमिनिश्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लोज फॉरेस्ट रहने नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, हमारे रहने के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे अच्छे के लिए। फॉरेस्ट रिसाइकल मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल इनटू देयर इमीडिएट एटमॉस्फेयर बाय ट्रांसपिरेशन, जहाँ से प्रेसिपिटेशन होता है। तो अब फॉरेस्ट ही कट करेंगे तो प्रेसिपिटेशन होगा क्या? नहीं होगा। बारिश ही नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो वहाँ पर रेगिस्तान। सोचिए, जो फॉरेस्ट कट करके हम वहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर बारिश ही नहीं होगी तो रेगिस्तान बन जाएगा। कौन रहेगा वहाँ पर? क्या करोगे डेवलपमेंट का? डिफॉरेस्टेशन की इमीडिएट जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो रही है। क्यों? बारिश ही नहीं हो रही है, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कैसे, ग्राउंड वाटर लेवल कैसे बढ़ती है? बारिश की वजह से। बारिश नहीं होगी, ग्राउंड वाटर लेवल नहीं बढ़ेगी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से नेचुरल रीयूज साइकिल जो है वो ब्रोकन हो जाती है। तो ये ऐसा अफेक्ट होता है। और माइनिंग एक्टिविटीज होती है ना, फॉरेस्ट रीजन में, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल इरोजन होती है। अंडरग्राउंड माइनिंग जो है वो यहाँ पर फॉरेस्ट को बहुत बुरी तरीके से तहस नहस कर रही है। लार्ज नंबर ऑफ अबेंडेंट माइंस है, जहाँ पर फिर से फॉरेस्ट जो है नहीं उग पा रहा है। डिफॉरेस्टेशन जो है नेबरिंग इकोसिस्टम को भी अफेक्ट करता है, सॉइल इरोजन होता है वहाँ पर, फ्लडिंग होती है, लार्ज डिग्रेडेशन होता है। ये सब कुछ हमें जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का फर्स्ट पार्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम को कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद।